तो वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर हम एनवायरनमेंट साइंस की बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं पर्यावरण विज्ञान से रिलेटेड, क्योंकि एनवायरनमेंट साइंस को हिंदी में पर्यावरण विज्ञान कहते हैं। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछली कक्षाओं में आ चुके हैं, और ये CTET से लेकर UP PCS, इसके साथ साथ RO ARO सबके लिए ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। CTET में तो जो EVS का सेक्शन आता है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ये वो हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये देखिए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, सुरक्षा अधिनियम की बात हो रही है, अधिनियम की। तो ये कब बनाया गया था? 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम, ये वन्य जीव है, ये वन केवल वनों को लेकर है, तो वन संरक्षण अधिनियम ये 1980 में बनाया गया था। तो इस चीज़ को यहाँ पर दिमाग में रखिएगा। छोटी छोटी बातें हैं जो कि बिल्कुल अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ये देखिए, ये पर्यावरण से सुरक्षा, पर्यावरण से रिलेटेड है, ये वन से था, ये वन्य जीव से था। तो ये अधिनियम जो है 1986 में बनाया गया, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, ये देखिए, ये जल से रिलेटेड हो गया, प्रदूषण से, तो ये 1974 में बना था। पर्यावरण की सुरक्षा का जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य जैसे ही आएगा और अनुच्छेद पूछे जाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि 51A में इनको जोड़ा गया है, ठीक है। 51A में तो यही बात यहाँ पर किस अनुच्छेद में जोड़ा गया और संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। तो 51A में वो जो मूल कर्तव्य हैं वो जोड़े गए, और क्या था इसमें 42 में संविधान संशोधन में कर्तव्य को जोड़ा गया था, है ना। ये जो पॉलिटी जो बच्चे पढ़ते होंगे उनको ये पता होगा, जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखी होगी। इसके बाद है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है, वो कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। और बिल्कुल यहीं पर वन अनुसंधान संस्थान अगर पूछ लिया जाएगा, ये भारतीय वन प्रबंधन है, मैनेजमेंट, और ये रिसर्च से रिलेटेड है, तो ये देहरादून में होगा। तो इनमें भी कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। इसके बाद है यहाँ पर वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, ये आ गया, ये देखिए वर्षा लगा दिया यहाँ पर, तो ये जोरहाट असम में है, ठीक है, जोरहाट असम में है। और अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्था के बारे में पूछा है, ठीक है, तो ये जो है वो कोयम्बतूर तमिलनाडु में है। और वन उत्पादकता केंद्र, वन उत्पादकता केंद्र के बारे में यहाँ पर पूछ रहे हैं, ये प्रजनन से रिलेटेड है, ये वन उत्पादकता केंद्र है, तो ये रांची में है। और रांची कहाँ है? झारखंड में। इसके बाद अगला यहाँ पर है, भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ था? तो 1894 में हुआ था पहली वन नीति। और गिद्ध संरक्षण से संबंधित योजना जो है, गिद्धों के संरक्षण से रिलेटेड, वो 2006 में आई है। और कहीं कहीं आपको 2005 भी मिल जाएगा, ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। 2006 यहाँ पर है, 2005 भी मिल सकता है। गैंडा संरक्षण परियोजना 1987 में आई है। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में आई। बाघ संरक्षण योजना जो है वो 1973 में आई, ठीक है, जिसे टाइगर प्रोटेक्शन को लेकर कहते हैं, वो वाली 1973 में। ये क्वेश्चन इस समय APS के एग्ज़ाम में आया भी था, ठीक है। और ये पूछा था टाइगर रिजर्व सेंटर, वो टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य जो है जितने भी हैं वो कितने हैं, तो ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? बहुत आता है ये क्वेश्चन, यूकेलिप्टस को माना जाता है, ठीक है, इसको, यूकेलिप्टस को। फिर सेलवास किस प्रकार के वन होते हैं? तो ये विषुवतीय वर्षा वन होते हैं, ठीक है, सेलवास, इस तरह के पूरे पढ़ लीजिएगा इस बार के वन। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर राजस्थान में स्थित है। मॉन्ट्रियल, अब ये सारे प्रोटोकॉल आ गया, देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल का नाम जैसे ही आए तो आप समझ जाइए, दिमाग में भर लीजिए इस चीज़ को कि ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड है, और 1987 में आया। वियना समझौता जो है ये भी ओजोन परत से संबंधित था, और 1995 में आया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये सफल हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल आ गया इस संधि के बारे में, तो ये 16 फरवरी 2005 को हुई थी। और ये क्योटो जो है वो जापान में है, ये जो संधि हुई थी वो जापान के क्योटो में हुई थी, इसलिए इसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। और एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये, और जिसे ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, ठीक है, ये ओजोन परत से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा, द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए इसको बनाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहाँ पर, ये बताइए, मॉन्ट्रियल भी एक जगह है, ये बताइएगा आप।
ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ देती हूँ, बच्चे उन क्वेश्चंस को ढूंढें और इन क्वेश्चन को ये मत सोचिए कि बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में आएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड आसपास के क्वेश्चन आपको एकदम माइंड में क्लिक करेंगे कि अरे ये वाले क्वेश्चन है, इसको मुझे समझना है, तो आप इसको डिटेल में समझेंगे तो आपको ये रिमाइंड होते रहेंगे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है 1992 में आयोजित किया गया और ये जो है रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में है ये, और ये दक्षिण अमेरिका में है ब्राज़ील, तो उसमें ये जो है इसका ये सम्मेलन हुआ। इसके बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी? तो स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी। और स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो स्टॉकहोम में जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जो है पर्यावरण को एक प्रमुख मुद्दा बनाने वाला ये पहला विश्व सम्मेलन था। ये यहाँ पर याद रखिएगा कि पर्यावरण से संबंधित पहला विश्व सम्मेलन अगर पूछा जाएगा तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 होगा। अगला यहाँ पर है टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा गया? तो कैलाश सांखला को। भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। कॉमन क्वेश्चन है लेकिन आता बहुत है एग्जाम में। भारत की पारिस्थितिकी के जनक कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा हैं। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने विदेश में रह के पढ़ाई की थी और डॉक्टरेट की जो डिग्री थी वो भी, तो इसको पूरा इनको पढ़िएगा इनके बारे में। इसके बाद डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो रविंद्र कुमार सिन्हा है, ये बिहार के हैं। ठीक है, ऐसे ही वो जो अभी मैंने बताए थे आपको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, ये भी बिहार से रिलेटेड हैं। इसके बाद यहाँ पर चिपको आंदोलन के जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन से रिलेटेड कौन सा प्रोटोकॉल था वो अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसके बाद यहाँ पर आ जाता है कोहरे की आर पार अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन सी तरंगे आपके लिए सहायक होंगी? तो वो अवरक्त विकिरण जो है वो सहायक होगी। बहुत ज़्यादा कोहरा हो तो आप उसके आर पार देखना चाहते हैं तो। इसके बाद यहाँ पर देखिए पृथ्वी दिवस जो है ये पूरा लिखा है 22 अप्रैल को, और पहला पृथ्वी दिवस जो है यहाँ पर फिर से बता दूँ 1970 में मनाया गया था पहली बार। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? कारखानों से जो ये उनकी चिमनी से गैस वगैरह निकलती है, इसकी वजह से एसिड रेन का ये प्रमुख कारण माना जाता है। पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस एक वो होती है घास, गाजर घास भी कहते हैं। उसमें आपने देखी होगी हरी हरी सब जगह होती है और ऊपर वाइट से छोटे छोटे से उसमें लौंग जैसे जो होते हैं फूल आते हैं, तो उसे पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस कहते हैं। और उसके जो परागकण होते हैं ना उससे चर्म रोग हो जाता है और दमा जैसी बीमारी। ठीक है, तो ये है बहुत बड़ा कारण यहाँ पर। लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषक के सूचक हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमेशा आता भी है। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में लाइकेन को लेकर यहाँ पर है और ये बताइएगा कैसे पता करते हैं, रंग बदलता है, क्या करता है, ये सब। भोपाल गैस त्रासदी के रिसाव में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। इटाई रोग किसके कारण है? तो कैडमियम की कमी के कारण। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। तो ये जो क्वेश्चन बहुत आते हैं इनको मैंने एक बार फिर से आपको जो रिमाइंड हो जाए इसलिए दिए हैं। कांग्रेस घास किस घास को कहा जाता है? तो ऊपर आया ही था, पार्थेनियम गाजर घास को कांग्रेस घास कहा जाता है। अम्ल वर्षा में जल का पीएच कितना होता है? तो ये आपको पता ही है कि जल का पीएच जो उनका स्टैंडर्ड होता है 7, उससे अगर कम होगा तो वो अम्ल है, तो यानी कि 4.2 से भी कम होता है अम्ल वर्षा में जल का पीएच। इसके बाद ये है ब्लैक फुट नामक जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? तो आर्सेनिक की अधिकता के कारण होती है। इसके बाद देखिए इटाई का कैडमियम के कारण है और ब्लैक फुट नामक बीमारी आर्सेनिक की अधिकता के कारण है। तो पृथ्वी के जो कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ने देता है, पृथ्वी में जो पृथ्वी का कार्बन चक्र है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारी एनवायरनमेंट में नहीं बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन बनाते हैं ना पौधे, किसकी? क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, है ना। तो ये जो है यहाँ पर इसलिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? जल चक्र में होती है। जो सूर्य की किरणें हैं जल चक्र में ऑब्वियसली होगी, जब धूप निकलती है तो पानी जो होता है भाप बन के बादल बनता है, बादल फिर बरसते हैं, तो पूरा जल चक्र जो है वो उससे होता है। सौर माने सूर्य। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, देखिए यहाँ पर एक आ गया ये, तो ये कहाँ पर है? नागपुर में है, नागपुर महाराष्ट्र। अगला यहाँ पर हो गया ये
पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर अगर गैस का एक पूरा समूह है, बहुत सारी गैसें होती हैं, कौन कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प होती हैं, और भी ऑर्गन, नियॉन, ये सारी गैसें होती हैं। इन सब का जो समूह है पृथ्वी को घेरे हुए है, तो वो वायुमंडल है। और वायु क्या है? एक मिश्रण है। किसका? गैसों का मिश्रण है। गैसें ये बता रखी हैं यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ है, वायु क्या है? मिश्रण है। ये क्वेश्चन आ चुका है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78% होती है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही होती है वातावरण में, तो यहाँ प्रतिशत में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। ये क्वेश्चन है। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाएगी तो कौन सी गैस कम हो जाएगी? ऑब्वियसली ऑक्सीजन कम हो जाएगी। अभी बताया प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, यूज़ करते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जो कि हम अपनी सांस में लेते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। और पौधे सांस लेते वक्त तो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ये याद रखना। सांस हर जानवर एक से ही लेता है, एक सी गैस लेता है, और जो रिलीज़ होती है वो रिलीज़ होती है, चाहे जानवर हो चाहे पेड़ पौधे हो, ठीक है, याद रखिएगा। पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, तो इसका नैरोबी केनिया में है, इसका मुख्यालय, ठीक है। इसके बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया था इको मार्क। इको मार्क से पता चलता है कि पर्यावरण के अनुकूलित ये जो सामान आप खरीद रहे हैं या जो यूज़ कर रहे हैं वो है या नहीं है, इको मार्क बनाया जाता है। झूम खेती जो है वो मेघालय में ज़्यादा होती है, क्योंकि झूम खेती का मतलब क्या होता है? झूम खेती में ज़्यादातर ये होता है कि जहाँ वो लोग रहते हैं तो वहाँ के बड़े बड़े पेड़ पौधों को काट देते हैं और वहाँ पर फिर खेती करने लगते हैं। तो जब वहाँ देखते हैं कि उपजाऊपन कम हो गया, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ के जंगल काट देते हैं। अब यहाँ पर अगर ऐसा हो जाएगा तो यहाँ तो पौधे ही नहीं उगेंगे। मेघालय में ये बारिश बहुत होती है, तो वहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आता भी है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का रूप है। इसके बाद विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है, ठीक है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जो है, देखिए 22 मार्च को होता है जल दिवस। जल याद रखिए, जल कहाँ गिरेगा? पृथ्वी पर, तो 22 अप्रैल को गिरेगा। फिर जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जैव विविधता, जैसे ही जल बरसा पृथ्वी पर और पृथ्वी पर जल बरसने के बाद उसने बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतुओं को बढ़ा दिया, तो 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, मैंने तीनों आपको यहाँ पर बता दिए। इसके बाद है किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? ये चंदौली में है, बनारस के पास, यूपी में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है वाराणसी, जिसे आप कहने लगे हैं, गिर वन जीव अभ्यारण्य। ये सबको पता है, शेर के लिए, और ये गिर कहाँ है? गुजरात में है, शेर के लिए फेमस है ये। ग्रीन मफलर किसे कहते हैं? तो ये ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता भी है। ग्रीन मफलर उसे कहते हैं, जैसे आजकल जो सड़कें बनती हैं तो उनमें कुछ डिस्टेंस तक कोई भी व्यक्ति मकान नहीं बना सकता, इस तरह से यहाँ पर, और वो ग्रीन मफलर के उसमें आती हैं, और ये सड़क है, मकान इधर बनेंगे ये सब, है ना। तो यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत सारे लगाए जाएंगे, क्या? क्योंकि ये जो यहाँ से ध्वनि प्रदूषण होगा वो कम होगा, पेड़ पौधे ज़्यादा लगे होंगे, तो ग्रीन मफलर उसे कहते हैं, ठीक है। तो ये है। इसके बाद अगला आ जाता है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। सही बात है, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएंगे वो द्वितीयक उपभोक्ताएँ होंगे, जो द्वितीयक को खाएंगे वो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। ये पूरा वो चक्र चलता है, पूरी श्रृंखला होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं इसे। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, कौन सी होती है? वो कैक्टस होती है, जिसमें कांटे होते हैं, जिनकी पत्तियां जो होती हैं, ये पूरा तना मांसल हो जाता है, इसमें पानी और खाद्य पदार्थ से रहता है, और ये पत्तियां जो होती हैं कांटे का रूप ले लेती हैं, क्योंकि अगर वो चौड़ी पत्ती होगी तो वाटर जो है ज़्यादा रिलीज़ होगा, और रेगिस्तान में जो होता है पानी इतना होता नहीं है ना, तो वो पत्तियां कांटे का रूप ले लेती हैं, तो उन्हीं को कैक्टस कहते हैं। हम जो इधर के प्लेन्स में, जो राजस्थान के अलग दूसरे क्षेत्रों के लोग कैक्टस अपने यहाँ फैशन के रूप में भी लगाते हैं। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो शनि का। ध्रुव तारा को क्या कहते हैं? उत्तरी तारे के रूप में भी कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके।
फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। सरिस्का जो है ये राजस्थान में है, ठीक है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है तो सूर्य का प्रकाश है। ऑब्वियसली पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सूर्य से मिलती है। सुनामी की उत्पत्ति किसके कारण हुई थी, तो समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से सुनामी आई थी। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो सिकुआ है, और भी यहाँ इंग्लिश नाम इसका होगा लेकिन सिकुआ है। ये पेड़ रेडवुड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो 115.85 मीटर है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, तो विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जो जीव जंतु हैं उनकी पूरी यहाँ पर इसमें सूचना रहती है रेड डाटा बुक में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं जो कि विषुवत रेखा के आसपास होते हैं, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है, इसकी ये जो विषुवत रेखा है इसके 10 डिग्री इधर और 10 डिग्री इधर, ठीक है। डिग्री आपने पूरी जो पृथ्वी पड़ी होगी तो पृथ्वी को जो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं ना, तो वो अक्षांश रेखाएं जो हैं जो 10 डिग्री ये पृथ्वी है, पृथ्वी की ये विषुवत रेखा सेंटर में होती है, 2 भागों में बांटती है पृथ्वी को, और ये 10 डिग्री यहाँ 10 डिग्री यहाँ। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है वो जैव विविधता मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ गर्मी भी होती है और बारिश भी अच्छी सी होती है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में जो है ये आपको जैव विविधता मिलेगी। शांत घाटी है केरल में और ये पलक्कम जिले के उत्तरी छोर पर स्थित जो साइलेंट वैली शांत घाटी को ही कहते हैं, अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तर में नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं और दक्षिण तक फैले मैदान के बीच पसरी ये घाटी साइलेंट वैली के नाम से जानी जाती है। केरल के अंतिम जो बचे वर्षावनों में से एक इस स्थान को भी, अंतिम बचे हैं वर्षावन केरल में, उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे जो है 1984 में मिला, वहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है। इसके बाद वेटलैंड दिवस पूछा जा रहा है, यानी कि आर्द्र भूमि दिवस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भारत में 75 आर्द्र भूमि है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, फिर दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में है। अब ये आप बताना कितनी कितनी है। 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं वेटलैंड दिवस या आर्द्र भूमि दिवस, और 2 फरवरी 1971 को ये सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये समझौता 1975 से लागू हुआ था और इस समझौते में 171 पार्टीज थीं। भारत इस समझौते में 1982 में सम्मिलित हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में दे दिया। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है, तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं के घन के कारण क्या है, वायुमंडल का तापमान बढ़ना गैसों के कारण है, ठीक है। ये हटाना है। जो ग्रीन हाउस गैस होती है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे फ्रिज से निकलती है, रेफ्रिजरेटर्स के साथ साथ हमारे AC वगैरह से निकलती है, ये सब गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब जो होती हैं हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ा देती हैं। तो इसी को जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो है जोसेफ फेरियार ने की थी और कार्बन क्रेडिट एक दृष्टिकोण है, ये क्योटो प्रोटोकॉल में तैयार किया गया था। इसके अंतर्गत क्या होता है, हर देश को एक वो मिलता है कि आप इतनी कार्बन जो है रिलीज़ कर सकते हैं, अगर फिर वो बेचने खरीदने ये सब, इसीलिए क्रेडिट नाम है इसमें, क्रेडिट कार्ड करके। तो इसीलिए ये है, ये पूरा पढ़ के देखिएगा, बहुत अच्छा है, इसका पूरा दे रखा है। इसके बाद एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान के द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है, वो है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर, ठीक है। ये चीज़ है ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं ओजोन परत, मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वो स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है, क्योंकि हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ही बहुत सारी लेयर्स होती हैं ना, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर यहाँ ये इसके बाद है ये, फिर इसके बाद इस तरह से 5 जो हैं स्तर होते हैं यहाँ पर। तो वो आप सारा पढ़ लीजिएगा इसको, सारी जो हमारी लेयर्स हैं वातावरण की उनको। तो इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं शोभ मंडल और वही समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, इस तरह से हिंदी में तो इस तरह से है पूरा वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल की जो ओजोन परत है वो परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी तक परावैंगनिक किरणें ना आए तो उसके लिए ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत मानव जीवन के लिए उपयोगी है क्योंकि सूरज से जो परावैंगनिक किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, वो पृथ्वी तक वो ओजोन परत आने नहीं देती। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सबको पता है कॉर्बेट नेशनल पार्क है और इसको जो है ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, याद रखिएगा उत्तराखंड में है कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका क्या नाम था ये बताइएगा, अब इसका क्या नाम चेंज करने की बात चल रही है,
तो ये सारी बातें इसके बारे में डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आ गए दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से। वायुमंडल में ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है, जहाँ ये कहाँ पर है, तो ये अंटार्कटिका के ऊपर है। इसके बाद वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वो आयन मंडल है। आगे देखिए ये मंडल आ गए यहाँ पर, वो जो मैं पृथ्वी के बता रही थी, ये पृथ्वी है, पृथ्वी विषोम मंडल, फिर कौन सा है ये समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। इस तरह से मंडल होते हैं 5 मंडल। तो पूरा ये मैंने यहाँ पर आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए। अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो चैनल पर अपलोड करती रहूँगी और आपके लिए डेफिनेटली ये फ़ायदेमंद होंगी। इससे आपको बहुत से टॉपिक ऐसे मिले होंगे कि जो आपने तैयार कर रखे हैं तो रिवाइज़ हो गए होंगे, नहीं तो आपको लग रहा होगा कि उनके बारे में मुझे डिटेल में भी पढ़ना है। ठीक है, तो मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।